हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जेरेफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, हमने जो है अपने चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी थी फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो है मैं ऑलरेडी आपके साथ मॉक टेस्ट फर्स्ट और मॉक टेस्ट सेकंड डिस्कस कर चुका हूं। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए मॉक टेस्ट 3 लेके आया हूं। होप्स आप इनको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, रूल्स तो आपको पता ही है कि आपको इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस पर जो है आपको इंटीग्रेशन एंड कॉमर्स से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलेगी। और इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक भी कर देना। आपके लाइक से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को हम और क्या कहते हैं? ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, बी प्रायर प्रोबेबिलिटी, सी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, डी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज ए प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को हम प्रायर प्रोबेबिलिटी भी। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following bodies play a direct role in drafting committee of ASB in India? First ICSI, second FICCI, third ICAI, fourth ASSOCHAM। तो पूछ रखा है कि कौन कौन सी जो बॉडीज हैं वो डायरेक्ट रोल प्ले करती हैं कमिटीज को ड्राफ्ट करने के लिए ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी सेकंड थर्ड फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ, डी थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ रखा है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज चारों की चारों जो बॉडीज हैं ये रोल प्ले करती हैं ऑन ड्राफ्टिंग द कमिटीज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी टू डील इफेक्टिवली विद द प्रॉब्लम ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज। तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करती है, डील करती है, सॉल्व करती है? ए आरबीआई, बी बीफर बोर्ड ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। सी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, डी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज के बारे में पूछा, ये भी ध्यान रखना। तो कौन सी बॉडी है जो कि इनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है? पता होगा फ्रेंड्स आपको, काफ़ी जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, दैट इज बीफर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, a type of national income measure in which the final value of all the goods and service produced within the geographical territory of country plus income from abroad is considered is called। तो नेशनल इनकम का टाइप पूछ रखा है फ्रेंड्स, जिसके अंदर जो है हम इंक्लूड करके चलते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड की इनकम को भी इंक्लूड करके चलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, बी नेट नेशनल प्रोडक्ट, सी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, जीडीपी का टॉपिक है। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब आप नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को भी इंक्लूड कर लेते हैं और साथ में फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस को भी लेके चलते हैं तो उसको हम कहते हैं जीएनपी। लेकिन अगर आप सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस लेके चलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमेंट सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो फ्रेंड्स, सैम्पलिंग का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्रेंड, हर बार एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो जजमेंट सैम्पलिंग का अनदर नेम क्या है? ए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, बी डेलिब्रेट सैम्पलिंग, सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, डी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सैम्पलिंग का टॉपिक पढ़ रखा है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज डेलिब्रेट सैम्पलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन सुपीरियर इज कॉल्ड स्पैन ऑफ सुपरविजन। कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स एक सुपीरियर के अंडर वर्क करते हैं उसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ सुपरविजन। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन सी दे रखी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। ए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट।
बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, डी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज सी, डेट इज बोथ स्टेटमेंट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है ये क्या है, करेक्ट है। तो ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। असर्शन दे रखा है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर बट आर नॉट द सेम। क्या रखा है कि जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होती है वो दोनों क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है, लेकिन सेम नहीं होती। रीजन दे रखा है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज ओनली कंसर्न विद द फाइनेंसिंग। जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है वो सिर्फ फाइनेंसिंग के साथ ही लिंक रखती है एंड नॉट इट्स इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, लेकिन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ऑप्शन दे रखे हैं ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, डी ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज that is A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, आपको पता है कि रीजनल है एग्रीमेंट। तो पूछ रखा है कि कौन सी कंट्री जो है मेंबर नहीं है सार्क के। ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी चाइना, डी पाकिस्तान। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज सी, डेट इज चाइना। तो चाइना जो है सार्क की मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स सच एज राइस, सोप, क्लोथ्स एटसेट्रा। तो पूछ रखा है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स, जैसे कि राइस हो गया, सोप हो गया, इनको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ किया जाता है। ए डायरेक्ट चैनल, बी 1 लेवल चैनल, सी 2 लेवल चैनल, डी 3 लेवल चैनल। तो फ्रेंड्स काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, होप सो आपने देख ली होगी। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज 2 लेवल चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग द कंपनीज ऑपरेशन टू बिकम ए लो कॉस्ट प्रोड्यूसर विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। कि एक कंपनी को क्या है कि लो कॉस्ट प्रोड्यूसर मतलब कि वो अपने गुड्स को कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना चाहता है लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो इसको हम क्या कहेंगे। ए आउटपुट प्राइसिंग, बी इन डेप्थ प्राइसिंग, सी वैल्यू प्राइसिंग, डी मार्कअप प्राइसिंग। होप सो फ्रेंड्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज वैल्यू प्राइसिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैल्यू प्राइसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक्स अलाउ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड प्रेडिक्टिंग आउटकम्स ऑफ फ्यूचर सिचुएशन। कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू जो है हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा में से जो जरूरी डाटा है उसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। ए डाटा वेयर हाउसिंग, बी डाटा माइनिंग, सी डाटा एनालिसिस, डी डाटाबेस मैनेजमेंट। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज डाटा माइनिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाटा माइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकेशन इन पेस्टल एनालिसिस इज अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर। तो पेस्टल एनालिसिस भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके जिस तरह स्वॉट एनालिसिस होता है उसी तरह हमारा क्या होता है, पेस्टल एनालिसिस होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए। ए सोशल फैक्टर, बी इकोनॉमिक फैक्टर, सी पॉलिटिकल फैक्टर, डी लीगल फैक्टर। तो होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज इकोनॉमिक फैक्टर। तो इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकेशन जो होती है वो हमारे किसका पार्ट होती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स का पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने एसेंशियल्स पढ़ रखे होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो पूछ रखा है इनमें से कौन सा जो है एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ए एग्रीमेंट, बी लॉफुल कंसिडरेशन, सी लॉफुल ऑब्जेक्ट, डी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज डी, दैट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पाउल स्विजी गेव द कंसेप्ट ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे तो। ए किंग डिमांड कर्व, बी कार्टल्स, सी प्राइस लीडरशिप, डी एक्सपेंशन पाथ। तो फ्रेंड्स होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज ए, दैट इज किंग्ड डिमांड कर्व। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्रमोशनल बजट इज बेस्ड ऑन द assumption that other companies have the same marketing objectives and execute them rationally। तो फ्रेंड्स पूछ एडवर्टाइजमेंट बजट के आपने मेथड्स तो पढ़ ही रखे होंगे, तो पूछ रखा है ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर जो है कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को देखने के बाद अपना बजट डिसाइड करती है। ए परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, बी कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, सी ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, डी अफोर्डेबल मेथड। तो फ्रेंड्स नाम से ही सजेस्ट हो गया होगा, होप्स अपने को इसका आंसर मिल गया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, दैट इज कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग focus to generate interest among the prospective buyers, establish conviction and converts prospect into buyers। तो पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है फ्रेंड्स कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसका फोकस ये रहता है कि वो प्रोस्पेक्टिंग बायर को एक्चुअल बायर में कन्वर्ट कर सके। ए इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव, बी रिलेशनशिप बिल्डिंग, सी गेट रिपीट ऑर्डर्स, डी परसुएसिव ऑब्जेक्टिव। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज डी, दैट इज परसुएसिव ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड रीफाइनेंस एट कंसेशनल रेट टू आरआरबीज। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि कंसेशनल रेट पर जो है रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स को। ए एनबीएफसी, बी नाबार्ड, सी स्पॉन्सर बैंक, डी आरबीआई। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, दैट इज नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स डील इन हुंडीज। तो कौन से बैंक्स जो है विच ऑफ द फ्लोइंग बैंकिंग, कौन सी बैंकिंग जो है हुंडीज के अंदर डील करती है। ए सरल बैंकिंग, बी मर्चेंट बैंकिंग, सी इंडिजीनियस बैंकिंग, डी रिलेशनशिप बैंकिंग। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज सी, दैट इज इंडिजीनियस बैंकिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फ्लोइंग इज द ट्रांजैक्शन दैट इज एंटर्ड फॉर द वेरी शॉर्टेस्ट टर्म। तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। ए हैजिंग, बी आर्बिट्रेज, सी स्पेकुलेशन, डी कॉमन ट्रेडिंग, कॉमोडिटी ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इट्स आंसर इज सी स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन आपको पता है कि फटाफट अगर राइज हो रहा है तो हम उसको सेल कर देते हैं, कम हो रहा है तो खरीद लेते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20, विच ऑफ द फ्लोइंग यूजुअली रिक्वायर द स्मॉलेस्ट सैंपल साइज। तो किस केस में जो है हमें स्मॉलेस्ट सैंपल साइज रिक्वायर्ड होगा। ए क्लस्टर सैम्पलिंग, बी टू स्टेज सैम्पलिंग, सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, डी क्योटा सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का आपको मैंने पहले ही कहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से कर लेना इसको। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज सी, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इस मेथड के अंदर जो है आपको क्या है स्मॉलर साइज सैंपल से काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पीपल मिक्स इन सर्विस मार्केटिंग। तो पीपल मिक्स का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। आपको पता है कि सर्विस मार्केटिंग के अंदर 7 पीस होते हैं। ए मोटिवेशन, बी रिवॉर्ड्स, सी एम्प्लॉय ड्रेस,
डी ट्रेनिंग। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज सी, डेट इज एम्प्लॉय ड्रेस। तो ये एम्प्लॉय ड्रेस जो है वो पीपल मिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये किस मिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फ्लोइंग बाइंग प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ परचेजिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो किस बाइंग प्रैक्टिस के अंदर जो है हम मल्टीपल सोर्सेज से परचेज करेंगे। ए कंसंट्रेटेड बाइंग, बी डाइवर्सिफाइड बाइंग, सी स्पेकुलेटिव बाइंग, डी कंजर्वेटिव बाइंग। देखो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं ना उसके क्वेश्चंस में ही छुपे होते हैं, आपको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, डेट इज डाइवर्सिफाइड बाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट स्टेजेस इन द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस आर। तो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ए नीड रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज डिसीजन। बी इंफॉर्मेशन सर्च, नीड रिकॉग्नाइजेशन, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज डिसीजन। सी इंफॉर्मेशन सर्च, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्री परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज डिसीजन। डी नीड रिकॉग्नाइजेशन, प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन एंड परचेज डिसीजन। तो फ्रेंड्स होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज ए, डेट इज नीड रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, देन परचेज डिसीजन एंड देन पोस्ट परचेज डिसीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा किसी भी क्वेश्चन की, क्योंकि ये आपका टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट के अंदर किसी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, यहाँ पे तो सिर्फ आपको अपने आप को इवेलुएट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नीडेड फॉर द फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो कौन सा जो स्टेप होता है फॉरमोस्ट, सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ए जॉब रिक्वायरमेंट, बी वर्क स्टडी, सी ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, डी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्लान। तो फ्रेंड्स आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में अगर पढ़ रखा है, इसका प्रोसेस पढ़ रखा है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। तो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डिविडेंड पेड इन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट विल फॉर्म पार्ट इन। तो फ्रेंड्स पूछ रखा है कि जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की कौन सी एक्टिविटी में शो करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम 3 एक्टिविटीज़ को शो करते हैं, डेट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो ऑप्शन ए दे रखा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, बी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, डी फर्स्ट ऑपरेटिंग एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, दोनों ही टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं इनमें से। ओके, होप्स आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सैम्पलिंग कैन बी डन इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सैम्पलिंग फ्रेम। तो कौन सी टाइप सैम्पलिंग हम करेंगे इन द एब्सेंस, जब हमारे पास कोई प्रॉपर सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होगा। ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, बी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, डी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एज पर द लेटेस्ट रिवीजन मई 2020 बाय गवर्नमेंट, for an MSME be defined as a small unit, its investment limit should be। तो MSME की इन्वेस्टमेंट लिमिट पूछ रखी है फॉर द स्मॉल यूनिट। ओके, ए लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़, बी लेस देन और इक्वल टू 20 करोड़, सी लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़, डी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़। तो फ्रेंड्स ये जो लिमिट है ये हर 1-2 साल में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो 2020 के अकॉर्डिंग पूछ रखा है कि हम स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेज है उसकी लिमिट कितनी है, इन्वेस्टमेंट लिमिट। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़। तो अगर आप 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो एंटरप्राइजेज होगी वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज होगी। लेस देन 1 करोड़ करोगे तो वो माइक्रो होगी, और 10 करोड़ से ज़्यादा जो अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो वो कौन से में गिनी जाएगी, वो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज में गिनी जाएगी। तो ये लेटेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट डिसाइड कर रही हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जॉब रोटेशन मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब so that he can learn a variety of skills
लीडिंग टू द कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज द नेम फॉर दिस टर्म? तो जॉब रोटेशन से रिलेटेड पूछ रखा है फ्रेंड्स कि एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे हैं एक जॉब से लेकर दूसरी जॉब पर, ताकि वो डिफरेंट स्किल्स को सीख सके। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? ए वेस्टिबल ट्रेनिंग, बी वर्सेटाइल ट्रेनिंग, सी रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, डी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। सो चलिए फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज वर्सेलिटी ट्रेनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर मार्च 2017 एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइडेड टू वुमेन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम डैश वीक्स टू डैश वीक्स। तो 2017 की अमेंडमेंट्स में ये जो लिमिट है चेंज कर दी गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताना है कितने वीक से लेकर कितने वीक तक आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स की जो लीव्स हैं वो मिलती हैं। ए 12-26, बी 12-18, सी 18-26, डी 16-13। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए 12-26। तो 12 वीक से लेकर 26 वीक तक जो है लीव्स मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, our inability to record every international transactions accurately is reflected to dash in the BOP। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ए आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, बी यूनिलेटरल पेमेंट्स, सी एरर एंड ओमिशंस, डी बैलेंस ऑफ ट्रेड। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज एरर एंड ओमिशंस। ओके, तो जहाँ पे एक्यूरेसी की बात आ गई तो वहाँ पे हम एरर एंड ओमिशन ही हमारा आंसर बनता है। सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पोर्टर हैज डिफाइंड द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एज ए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एंड क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक स्ट्रेटेजीज। तो पोर्टर ने जो है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज को डिफाइन कर रखा है और पूछ रखा है कि कौन सा जो है बेसिक स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। ए डिफरेंशिएशन, बी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, सी फोकस, डी कॉस्ट लीडरशिप। सो होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टाइप नहीं है। तो फ्रेंड्स जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, दोनों ही टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इसको। ए ABC एनालिसिस, बी EOQ एनालिसिस, सी VAD एनालिसिस, डी रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर। जो मनी मार्केट है वो किस तरह की मार्केट है? ए शॉर्ट टर्म फंड की, बी लॉन्ग टर्म फंड, सी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डी सेल ऑफ शेयर्स। सो होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज ए, दैट इज शॉर्ट टर्म फंड्स। तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डील किया जाता है मनी मार्केट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। तो रूरल मार्केटिंग मिक्स के 4 A कौन से हैं हमें बताने हैं। ए अलाइनमेंट, अवेयरनेस, एबिलिटी, अवेबिलिटी, बी अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, अवेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, सी अपील, एडवर्टाइजिंग, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी, डी अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, एडवर्टाइजिंग एंड अवेबिलिटी। तो सारे के सारे ए जो है कंफ्यूजिंग है। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा अगर आपने रूरल मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ रखा है तो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, दैट इज अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, अवेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, कैपिटल बस्टिंग इज द सेम एज फाइनेंसिंग डिसीजन। जो कैपिटल बस्टिंग है वो फाइनेंसिंग डिसीजन और दोनों सेम ही है। स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है, कैपिटल बस्टिंग इज डन फॉर इवेलुएटिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्टेटमेंट सेकंड में क्या रखा है कि जो हम कैपिटल बस्टिंग है उसको हम इसलिए करते हैं ताकि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इवेलुएट कर सकें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दूस बिलो। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, डी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। सो होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कंज्यूमर कंसिडर द बेनिफिट ऑफर्ड बाय डिफरेंट ब्रांड्स, क्वालिटीज एंड फीचर्स, प्राइस एक्सेट्रा। तो कंज्यूमर फ्रेंड्स एक चीज़ बता देता हूँ, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस अगेन ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पूछ रखा है कि कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस की कौन सी स्टेज के अंदर जो है कंज्यूमर बेनिफिट्स को कंसीडर करता है बाय डिफरेंट ब्रांड्स, क्वालिटीज़ एंड फीचर्स। तो एक तरह से कंपैरिजन करता है डिफरेंट ब्रांड्स के बीच में। ए, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, बी, इंफॉर्मेशन सर्च, सी, परचेज डिसीजन, डी, पोस्ट परचेज डिसीजन। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज ए, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द मार्केट सिचुएशन हैविंग ऑल दीज 4 कंडीशंस, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट इज नोन एज। तो जिसके अंदर ये चारों फीचर्स होते हैं वो मार्केट कौन सी होती है। ए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बी, प्योर मोनोपोली, सी, मोनोपोली, डी, इम्परफेक्ट कंडीशन। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, दैट इज प्योर कॉम्पिटिशन। तो टाइप्स ऑफ मार्केट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आना चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू ए थर्ड पार्टी डेट वर प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इज नोन एज। कि हम कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब तीसरी पार्टी को कहते हैं कि वो मैन्युफैक्चर करते हैं इस चीज़ को, उसको हम क्या कहते हैं। ए, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बी, टर्न की प्रोजेक्ट, सी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डी, लाइसेंसिंग। तो फ्रेंड्स कुछ आंसर जो होते हैं क्वेश्चन के अंदर ही छिपे होते हैं। होप सो हमने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज सी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 4 मार्केटिंग एक्टिविटीज डेट comprise कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आर कस्टमर सिलेक्शन, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन एंड डैश। ए, कस्टमर रेफरल, बी, कस्टमर रीसेल, सी, कस्टमर एक्सटेंशन, डी, कस्टमर क्रॉस सेल। सो फ्रेंड्स अगर आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रखा है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। होप सो आपने अटेम्प्ट कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज सी, डेट इज कस्टमर एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हैपन्स व्हेन ए कंपनी परचेज और लीज एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो है तब होती है जब कंपनी जो है परचेज करती है कोई एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्व्स कंपनीज एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर जो कंपनीज हैं वो क्या करती है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटीज को क्या करती है, इन्वॉल्व रहती है, परचेज करती है। तो नीचे ऑप्शन से रखे हैं। ए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, बी, statement first is incorrect and statement second is correct, C, both statement are correct, D, both statement are incorrect। so friends hope so आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट ये भी काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज ए। तो एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। ए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सी, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, डी, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जो कंप्लीट रिविजन वीडियोस हैं उसमें भी मैंने करवा रखा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज डी, डेट इज कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following consumer right is being breached if a company uses low grade wiring in mixture grinders। तो अगर कंपनी जो है लो ग्रेड वायरिंग को यूज़ करती है मिक्सचर ग्राइंडर में तो किस तरह का कंज्यूमर राइट है जो ब्रीच हुआ है यहाँ पर। तो अगर आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता है तो आपने आंसर देख कर लिया होगा अटेम्प्ट। ए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, बी, राइट टू सेफ्टी, सी, राइट टू बी हियर्ड, डी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज राइट टू सेफ्टी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डेट रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस अंडर मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन। तो वो स्टैंडर्ड्स जो कि मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम किस तरह के स्टैंडर्ड्स कहते हैं? ए बेसिक स्टैंडर्ड, बी नॉर्मल स्टैंडर्ड, सी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, डी आइडियल स्टैंडर्ड। तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मैंने हार्ड भी नहीं रखा और इतना इजी भी नहीं रखा, तो चलिए, तो इट्स आंसर इज डी, दैट इज आइडियल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन डज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन गेट कंप्लीटेड। तो किस टाइम पे जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है? ए व्हेन मैसेज एंटर्स द चैनल, बी व्हेन रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, सी व्हेन द रिसीवर सेंड्स फीडबैक, डी व्हेन द सेंडर एनकोड्स द मैसेज। सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज व्हेन द रिसीवर सेंड्स फीडबैक। जब रिसीवर जो है फीडबैक सेंड करता है उस टाइम पर हम मान के चलते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो जो नाबार्ड बैंक है वो किसकी रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किया गया था? ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बी शिवारमन कमेटी, सी नरसिम्हा कमेटी, डी गोस्वामी कमेटी। सो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज शिवारमन कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, फैंसी पैकिंग ऑफ चॉकलेट्स विल बी क्लासिफाइड अंडर। कि हमने चॉकलेट्स की फैंसी पैकिंग करी है तो उसको हम किसके अंडर क्लासीफाई करेंगे? ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बी प्रोडक्शन कॉस्ट, सी सेलिंग ओवरहेड, डी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज सेलिंग ओवरहेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केटिंग चैनल कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर। तो कौन से चैनल के अंदर जो है इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर होते हैं? ए वर्टिकल मार्केटिंग चैनल, बी वन लेवल मार्केटिंग चैनल, सी कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल, डी जीरो लेवल चैनल। तो सारे ही इंडिपेंडेंट है, तो बताना फ्रेंड्स आपको। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट हाई कैपिटल इन करंट असेट्स, कीप इन्वेंट्री लेवल हायर एंड फॉलोज लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज। तो वर्किंग कैपिटल की स्ट्रेटेजीज अप्रोचेस के बारे में पूछ रखा है फ्रेंड्स कि कौन सी अप्रोच के अंदर जो है हाई कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है करंट असेट्स के अंदर और इन्वेंट्री लेवल को भी हाई रखा जाता है और लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। ए मॉडरेट अप्रोच, बी कंजर्वेटिव अप्रोच, सी एग्रेसिव अप्रोच, डी कंबाइंड अप्रोच। तो फ्रेंड्स इसके 3 अप्रोचेज हैं। होप्स आपने उसके बारे में पढ़ रखा होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, टू कंपनीज ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज एक्सपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड फॉरेन एसेट्स ऑल टुगेदर आर नोन एज। ए डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, बी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सी जॉइंट वेंचर, डी इंडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। सो फ्रेंड्स होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज सी, दैट इज जॉइंट वेंचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जीएसटी इज ए डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जीएसटी जो है किस तरह का टैक्स है? ए ड्यूरेशन बेस्ड टैक्स, बी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सी डिविडेंड टैक्स एंड डी डेस्टिनेटी बेस्ड टैक्स। तो फ्रेंड्स जीएसटी का टॉपिक जो है कंप्लीट रिविजन वीडियोस में स्किप हो गया था, तो इसको मैं सेपरेट नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जीएसटी की मिलेगी एज ए सेपरेट वीडियो, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, दैट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जीएसटी जो है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस। होप्स आपने अच्छा स्कोर किया होगा इनके अंदर। सो किस तरह की वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।